हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 72 बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बेसिक की बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी में पीवाईक्यू आए हुए हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं। और ये मैं कम से कम 20 से 25 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा करंट करंट अफेयर के और बेसिक के, जब तक 72nd एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। अगर आप इस क्लास से जुड़ेंगे ऑलमोस्ट आपको 25 से 30 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। आप अपना 30 नंबर स्कोर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इस लेक्चर के थ्रू, क्योंकि आपको यहाँ रिकॉल करना है। और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको बोलूँगा, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट, जो मिलेट्स के लिए ईयर मनाया जाता है, वो कब लॉन्च हुआ, तो आपको अपना आंसर नोटबुक पे नोट डाउन करना है अपना। मिलेट्स के लिए जो इंटरनेशनल ईयर्स मनाया जाता है, ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है पहले, जैसे 2023 है। फिर उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताऊँगा। तो अगर आपको चीज़ पहले से ही पता है तो वो चीज़ आपको नोट डाउन नहीं करनी है। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, वो आपके पास फिर नोट्स भी बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल्स मैं बात करूं, जैसे कि परसेप जो करप्शन इंडेक्स होती है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंटरनेशनल जो करप्शन इंडेक्स आती है, तो उसमें आपको अपनी पहले रैंक लिख लेनी है। या हंगर इंडेक्स आता है, उसमें आपको पहले अपनी रैंक लिख लेनी है। फिर उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊँगा। तो अगर आपको चीज़ वो याद नहीं है तो आपको पता चलेगा कि आपके रिवीजन में अभी कितनी कमी है। और ये 72 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट लास्ट वीडियोस में अपने 72 जो मैं करंट अफेयर की सीरीज चलाया हूँ, इंटरनेशनल ईयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट टूरिज्म, ये कौन से ईयर को मनाया जाएगा? सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट टूरिज्म, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सतत टूरिज्म के लिए। तो ये कौन से ईयर को मनाया जाएगा? अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आपको नोट कर लेना है अपने डायरी में। अगर आपको पता है तो नोट नहीं करना है, 2027 में मनाया जाएगा। और ये वीडियो रोक के आपको पहले सोच लेना है अपना आंसर कि मेरा आंसर क्या है। फिर उसी के बाद आपको मार्क करना है, नोट डाउन करना है। फिर एस्ट्रॉइड अवेयरनेस, एस्ट्रॉइड अवेयरनेस और प्लेनेट डिफेंस के लिए कौन से ईयर में मनाया जाएगा? एस्ट्रॉइड अवेयरनेस के लिए और प्लेनेट की डिफेंस के लिए तो कौन सा ईयर मनाया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है? तो वो किया गया है 2029। क्या किया गया है? 2029। तो एक चीज़ और पूछता हूँ, हाँ, वुमेन फार्मर के लिए, वुमेन फार्मर्स के लिए, तो आपको अपना आंसर मार्क करना है 2026। और अपने ये सेशन अपने दोस्तों को में भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। चलो मैं फिर एक चीज़ और पूछता हूँ, रेंजलैंड, रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरिट्स, रेंजलैंड्स के लिए, रेंजलैंड मैंने आपको समझाया था ना, अनकल्टिवेटेड लैंड्स है जहाँ ग्रास स्क्रब्स वगैरह झाड़ियाँ हैं। ग्रेजिंग फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है, उसको ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चारा पशुओं के चराने के लिए। तो ये ईयर कब मनाया जाएगा? ये भी मनाया जाएगा 2026 में। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। कुछ चीज़ और पूछता हूँ, चलो, कैमल से रिलेटेड क्या है, कैमलिड। तो कैमल का जो ईयर है वो कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 2024 में। तो आपके ये फैक्ट काफ़ी याद हो गए होंगे। और एक वीडियो में मैंने गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी कि हाँ, टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है गोल्ड का, तो बताओ आप, गोल्ड का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? तो पहले पे है चाइना। कौन है? चाइना। फिर है सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है, और थर्ड पे है रशिया। तो टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री हैं जो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं गोल्ड के रिजर्व में कौन है, तो आपको पता है रिजर्व में कौन है? यूएस से रिजर्व में है। और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सी कंट्री से करता है गोल्ड का? पता है किस कौन से करता है? स्विट्जरलैंड से। सेकंड नंबर पे यूएई है। तो एग्जामिनर इस तरह के फैक्ट बना सकता है नहीं। और टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और अभी रिसेंटली सरकार ने गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई बढ़ाई है
6% थी पहले, तो अब कितना कर दिया है? तो अब कर दिया है 15%। जो भी डेटा आपको फैक्ट नहीं पता है वो नोट कर लेने हैं। फिर कुछ चीज़ मैं पूछता हूँ मैं। अब जैसे मैं पूछता हूँ माइका। हाँ, माइका में टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है? वो है चाइना। इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड। इंडिया की रैंक है सेकंड। और माइका में कौन सा स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है? वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल का भी तो काफ़ी पूछा जाता है ना एग्जाम में। क्रूड ऑयल्स तो उसमें यूएसए है नंबर 1, फिर है सऊदी अरब और फिर रसिया। और इंडिया में कौन है क्रूड ऑयल में? ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, वो है राजस्थान। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं पहले पीवाईक्यू में, वही टॉपिक को मैंने उठाया यहाँ इस वीडियो में। और देखना आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा सही होंगे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। चलो फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे एस सी ओ की अभी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई, तो वो कहाँ हुई? ये आपको आंसर बताना है। तो ये हुई बिस्केक में, बिश्केक। ठीक है। किसकी कैपिटल है, कौन से कंट्री की? किर्गिस्तान। ठीक है। और ये एस जो है, ये लास्ट ईयर किसने होस्ट किया था? लास्ट ईयर ये होस्ट किया था 2025 में। किसने किया था आपको पता है? ये एडीओ में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी डेट को होस्ट किया। उन्होंने डेट पूछ ली डायरेक्ट, इतना डेप्थ में जाके उन्होंने क्वेश्चन बनाया। तो इसको होस्ट किया था चाइना ने। चाइना में कौन सी सिटी में हुआ था ये आपको पता है? ये हुआ था तियानजिन। तियानजिन। और 21 अगस्त को हुआ था ये क्वेश्चन बना था एडीओ में 21 अगस्त में। एडीओ का मैंने एक वीडियो में एडीओ का मैंने एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है, करंट अफेयर। वो जाके आप जरूर देखें, काफ़ी हेल्प होगी इससे। बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। फिर पूछता हूँ मैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का कितना शेयर है? मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का क्या शेयर है? वो है 2.8। और एक्सपोर्ट में तो इंडिया का शेयर बहुत कम है, 1.8% के नियर है करीब। और ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में। और फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड आपको पता ही होगा, 8.8, 28.8% चाइना का है शेयर। कहाँ का है? चाइना का। और सेकंड नंबर पे कौन सा कंट्री होगा? तो फिर यूएस से है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या रैंक है? रैंक इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है रैंक इंडेक्स। लास्ट ईयर पूछा था। सीमेंट्स में इंडिया की क्या रैंक है? सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया की सेकंड रैंक है। पहला आपको पता ही है कौन है? चाइना। तो यहाँ इंडिया की रैंक क्या है मैन्युफैक्चरिंग में? वो है फिफ्थ रैंक है इंडिया की। ठीक है। एक चीज़ और पूछता हूँ फिर, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक है? टेक्सटाइल में इंडिया की रैंक अभी 4th है। कभी ये 5 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। टॉप कंट्री कौन है टेक्सटाइल में? वो है चाइना। चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम, ये टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है। और टेक्निकल टेक्सटाइल में इंडिया की क्या रैंक है? टेक्निकल टेक्सटाइल में इंडिया की रैंक है 5th। ये भी पूछा हुआ है ना। एक चीज़ और पूछते हैं चलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा स्टेट नंबर 1 है? नंबर्स ऑफ फार्मर सबसे ज़्यादा है वहाँ। ठीक है। वो है एमपी, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है राजस्थान। अगर नहीं पता है तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और बिहार के बारे में एक डेटा काफ़ी पूछा जाता है, फिजिकल डिफिसिट। बिहार का फिजिकल डिफिसिट कितना है ये आपको बताना है। 2.99%। कितना है? 2.99%। ओके। और ये अगर नंबर्स की बात करें तो कितना है? नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 67 में नंबर पूछ लिया था। ये है 39,111 करोड़। 39,111 करोड़। और अपना रिवेन्यू सरप्लस कितना है बजट में? ये भी पूछा जाता है ना। रिवेन्यू सरप्लस है हमारा बजट बिहार का, तो कितना परसेंटेज सरप्लस है ये?
0.09%। ये आपको याद रखना है डेटा। और नंबर्स में कितना है? 1143 करोड़, लगभग 1143 करोड़। ठीक है। कुछ इंडेक्स भी मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे कि प्रेस फ्रीडम में इंडिया की क्या रैंक है? 157। 152 थी ना पहले, तो ये खराब हो गया, 157 आ गई है। और एक चीज़ और है, हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये एक इंडेक्स रिलीज करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये भी एडीओ में पूछा हुआ है। तो इसमें क्या रैंक है इंडिया की? इसमें इंडिया की रैंक है 38 रैंक है इंडिया की, और 2024 में 42 थी। तो अपना 4 रैंक जो है इम्प्रूव हुई है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, ये गवर्नमेंट ना जो अपने जो सर्वे वगैरह रिलीज करते हैं, उसकी कुछ टारगेट भी रखती है ना कि हाँ हमारे बजट का टारगेट ये है। तो अगर बात करें सरकार का फिस्कल डिफिसिट का टारगेट क्या है, सरकार का फिस्कल डिफिसिट का, ये फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी दिया हुआ है। तो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है सरकार का, 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है, ये है 3.5। सेंट्रल गवर्नमेंट का है 3%, और स्टेट को टारगेट मिला है 3.5%, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है 3%। कब तक करना है? 2030 से 31 तक, 2030 से लेके 31 तक। तो फिर आगे पूछता हूँ कुछ चीज़ें और, अगर पूछ लें वो एग्जामिनर, कुछ एग्जाम में इस टाइप के फैक्ट भी बने हैं एडीओ में, कि जो स्कीम वगैरह है वो कब लॉन्च हुई है। आपको ईयर भी तो अच्छे से पता होनी चाहिए ना। तो मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, अमृत, जो अमृत स्कीम है, ये अमृत करके जो है, ये अर्बन एरियाज़ में है। अर्बन एरियाज़ को अटल मिशन जो है करके है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? इसको किया गया था 2015 में। एक स्कीम और है अभी रिसेंट में, उसने अपने 6 साल पूरे किए हैं, उसका भी सेलिब्रेशन किया गया था, 6 साल हुए हैं उसको। उसका नाम पता है आपको? स्वनिधि। स्वनिधि। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2020 में, कोविड के टाइम पे। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। चलो एक और पूछता हूँ, COP30। COP30 कहाँ हुआ, ये आपको पता है? ये हुआ ब्राज़ील के बेलम में। बेलम जगह है ये, ब्राज़ील का बेलम। और COP29 कहाँ हुआ था? COP29 ये बाकू में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाकू में। इस तरह से मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा आगे भी। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बताना कमेंट करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, मैंने पीवाईक्यू के ही थीम उठाए हैं प्रॉपर। ये पीवाईक्यू ही थीम है। अब जैसे कि पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी जो 2000, जो 18th एडिशन आया था फॉरेस्ट रिपोर्ट का 2023 में। कब आया था? 2023 में, 18वां एडिशन था ना ये। तो इसके बारे में पूछ लिया था 71st में ही, कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है अपनी, तो उसका कितना परसेंटेज अभी फॉरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता है फॉरेस्ट जो है वो है 21.76%। कितना है? 21.76। अगर बात करें हम टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, क्योंकि ट्री मिला के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 25.17। ठीक है, 25.17%। तो ये डेटा भी आपको याद रख लेना है। पूरे इंडिया की रैंक क्या है फॉरेस्ट में? इंडिया 10वें नंबर पे आता है ना फॉरेस्ट में पूरी दुनिया में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं जो मैं आपको बताया हूँ। थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा थीम्स आइडेंटिफाई करके वीडियोस भी बनाई हुई हैं उन पे। और लास्ट ईयर एक चीज़ और पूछी थी इन्होंने 71st में ही, तो क्या पता इस बार भी पूछ लें। जो टॉप एक्सपोर्टर है सर्विस का, सर्विस के एक्सपोर्ट करने में, सर्विस सेक्टर में, तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो है यूएसए। यूएसए नंबर 1 पे है सर्विस के एक्सपोर्ट में। फिर है यूके, फिर है आयरलैंड। यही क्वेश्चन तो था कन्फ्यूजन वाला, हमें लगा आयरलैंड ऑप्शन नहीं होगा, बट आयरलैंड ऑप्शन में था। और एक चीज़ और है, तो इंडिया की सर्विस में क्या रैंक है? सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में इंडिया काफ़ी बड़ा
शेयर है ना इंडिया का, लगभग 5% के करीब शेयर करता है इंडिया सर्विस सेक्टर में। तो इंडिया की रैंक है 6, छठी रैंक है इंडिया की। और एक चीज़ है, शेयर मार्केट के बारे में अभी रिसेंट में पूछा था, शेयर मार्केट में इंडिया की क्या रैंक है, इसमें भी 6 रैंक है इंडिया की। और फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया की क्या रैंक है, ये भी तो पूछता है क्वेश्चन। तो फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया की रैंक है 4th। तो रैंक इंडेक्स आप लिखते रहो अगर आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। और फॉरेक्स रिजर्व में कौन है नंबर 1, ये आपको पता है। तो ये है चाइना, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 3 है। इंडिया आ जाएगा 4th पे। फिर आगे चलते हैं। अब जैसे कि एक रिसेंट में स्कीम आई थी, जो मनरेगा स्कीम थी। तो मनरेगा स्कीम में काफ़ी चीज़ चेंज की गई है। आपको पता है क्या क्या चीज़? तो मनरेगा में काफ़ी सारी चीज़ चेंज हुई है। एक तो स्कीम का नाम ही आपको पहले याद रख लेना अच्छे से, हो सकता है वो फुल फॉर्म ही पूछ लिया तो आपसे, तो फुल फॉर्म भी आपकी याद होनी चाहिए। विकसित भारत, पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिख लेना है अपना आप में। विकसित भारत ग्रामीण, ये है गारंटी, गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर लास्ट में ग्रामीण है लगा हुआ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है। और मनरेगा एक्ट जो आया था, कब आया था ये, कब आया था ये मनरेगा? 2005 में। इसको रिप्लेस किया गया लास्ट ईयर। और ये अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना 1 जुलाई से। मैंने अपने करंट अफेयर में भी इंक्लूड की हैं ये सारी चीज़ें, तो वो लेक्चर में देख सकते हैं। और इसमें पहले 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, अब कितने दिन का कर दिया इसमें? अब कर दिया है 125 डेज़, 125 दिन। फंडिंग मैकेनिज्म आपको पता है क्या है इसकी? अब फंडिंग मैकेनिज्म पहले से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती थी 100%, बट आज के टाइम पे इसमें 60-40 का है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। तो यूनियन टेरिटरी में कितना फंडिंग है? 90। यूनियन टेरिटरी और हिल एरियाज में 90 और 10 का रेशियो आ जाएगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयस वाले जो रीजन हो जाएंगे ना उसमें। और एक चीज़ इसमें, जो सीजनल पाउस का एक क्लॉज रखा गया है इसमें, सीजनल पाउस, क्योंकि हार्वेस्टिंग और सोइंग जो पीरियड होता है, फसल को जब हार्वेस्ट किया जाता है और फसल की जब बुआई की जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है काम करने के लिए वर्कर्स की। तो उस टाइम पे पीक पीरियड रहता है। तो कितने दिन का मतलब इसको स्कीम पे रोक लगाई जाएगी, पाउस किया जाएगा, सीजनल पाउस। ये क्लॉज पहली बार लगाया है। तो कितने दिन का है ये? 60 डेज, 60 दिन। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पुरानी जो स्कीम थी ना, उसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते थे, तो आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था उसमें कि कौन से एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा। तो इसमें कितने कोर एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब उसी पे काम किया जाएगा मेनली। कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है इसमें, उसी पे मेनली फोकस किया जाएगा। तो कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो वो है 4 एरियाज़। कितने हैं? 4 एरियाज़। चलो चलो, एक बुक का नाम भी पूछता हूँ मैं। दी चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये किसकी बुक है? आपको पता है ये किसकी बुक है? ये है अमीश त्रिपाठी। किसकी है? अमीश त्रिपाठी की बुक है ये, आपको याद रख लेना है। एक इजी सा बुक और पूछते हैं चलो। मदर मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसकी बुक है? मदर मैरी कम्स टू मी, ये आपको पता ही होगा, कितना फेमस नाम है। ये है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। ठीक है, आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है काफ़ी मिस्टेक हो जाए, कुछ लिखते हुए मैं मिस्टेक कर दूँ। और नेशनल अवार्ड्स को पे भी काफ़ी फोकस है, 2 बार से लगातार पूछा है ईडीयू में। तो नेशनल अवार्ड्स जो दिए गए हैं, तो 71st वाला था ये नेशनल अवार्ड, 2025 में दिए गए थे। इस साल के तो अभी मिले नहीं है, तो यही पूछा जाएगा। तो बेस्ट एक्टर में किसको मिला है? बेस्ट एक्टर में पता है किसको मिला है? तो ये 2 लोग हैं, एक तो SRK शाहरुख खान, और एक है विक्रांत मेशी। क्या नाम है? विक्रांत मेशी। इनको
12th फेल के लिए मिला है, और शाहरुख खान को मिला है किसके लिए? जवान के लिए। तो एक चीज़ और है, हाँ, एक्ट्रेस में किसको मिला? एक्ट्रेस में मिला है रानी मुखर्जी को, ठीक है। ये मिस्टर चैटर्जी वर्सेस करके थी ना एक मूवी, नॉर्वे करके, उसके लिए मिला है इनको। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, जो जो मैंने आपको चीज़ें रिकॉल कराई हैं। बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और एग्जामिनर का हमेशा फोकस रहता है इन्हीं थीम पर, ठीक है। और सेंटर ऑफ, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ बिहार स्पेशल का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टी के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा टी के लिए कौन से स्टेट में? ये बिहार में बनाया जा रहा है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किशनगंज, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के अराउंड हम बात करेंगे। जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, जो एक्ट वगैरह आए हैं उसके रिगार्डिंग कर लूँगा मैं बात, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 का डेटा है उसके अराउंड बिहार वाला पे फोकस करेंगे, ठीक है। बिहार और नेशनल का दोनों कंपेयर करके। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, मैं 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में सारे फैक्ट डेटा रिकॉर्ड एक साथ करूँगा मैं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्योंकि यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपके दिमाग पे एक रिकॉल करने के लिए प्रेशर जाएगा, उससे आपकी चीज़ें याद होंगी। और एग्ज़ाम में यही तो करना होता है, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूँगा 25 से 26 लेक्चर इसको रिकॉर्ड करूँगा मैं, 25 से 26 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है ऑलमोस्ट 72 बीपीएससी से पहले, ठीक है। और जिसमें से देखना 25 से 26 लेक्चर अगर आप कर लोगे, 25-25 मिनट के होंगे, 20-25-25 मिनट के, और यहाँ से आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप 25 से 30 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं कुछ कुछ बेसिक की भी चीज़ें पूछूंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर भी पूछूंगा, कुछ बेसिक की चीज़ें भी पूछूंगा, इधर उधर की चीज़ भी पूछूंगा जो एग्जामिनर आज के टाइम पे पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं वीडियोस में, बट सब्सक्राइबर्स इतने नहीं आ रहे हैं अभी।